डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, बोलो। सर वो कंडक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, मतलब कोई कई नहीं, अभी तो आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, असली फिजिक्स तो भी शुरू होनी है। तो आएंगे और भी डाउट्स आएंगे। ये टफ टॉपिक शुरू होने वाले हैं अब, जो मैथमेटिकली आसान और कंसेप्चुअली टफ है। और पोटेंशियल पढ़ते जो जैसे जैसे पोटेंशियल समझ में आता जाएगा, चीजें और इजीली समझ में आएंगी। सर अब असाइनमेंट में डाउट आई थी जो कल आपने ऐड करी थी। कौन सी? सर जो लास्ट आपने ऐड करी थी गॉस करके, गॉस लॉ। गॉस की? तो वो कितने गॉस डाउट्स वाली। हैं? कितने डाउट्स हैं? सर उसमें कई क्वेश्चन पोटेंशियल के भी हैं। काफी इसलिए सर मैंने थोड़े छोड़ दिए थे टेंशन कर। कोई और नहीं, हम सर वो फिलहाल जो प्लेट्स वाले भी उसमें थोड़े पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें दो चार्जेस अभी हैं। क्या है ना, वैसे पोटेंशियल पढ़ते तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी, तब कर लेंगे। नहीं तो एक क्लास लगा लेंगे मॉर्निंग में, किस दिन मंडे ट्यूसडे, उस दिन अलग क्लास लगा के कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा था, जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। बट हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, कंडक्टर के लिए पूरा कंसेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ मिलता जुलता रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल का इस चैप्टर में रोल क्या रहेगा, सो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल डिटरमिन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे थर्मोडायनामिक्स में हम लेते हैं कि टेम्परेचर डिटरमिन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हम लेते हैं हीट ऑलवेज फ्लोज ऑन इट्स ओन फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इन थर्मल कॉन्टेक्ट, और तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। सिमिलरली इसमें भी यही कंसेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज जो है that always flows from higher potential to the lower potential between two bodies in electrical contact till potential of two bodies become same. जो हम हीट की बात करते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पर इसमें दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसे पॉजिटिव चार्ज अपने आप हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर करेगा। तो पॉजिटिव ने हायर टू लोअर अपने आप फ्लो करना है, लोअर से हायर यू हैव टू डू सम वर्क, दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ बैटरी, एसी जनरेटर, गवर्नमेंट एसी सप्लाई, किसी भी रीजन से। नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स ओन फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, एंड लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा। हायर से लोअर अगर नेगेटिव को लेके जाना है तो यू हैव टू डू सम वर्क। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल से हम डिटरमिन क्या करेंगे। अगेन रेफरेंस जो हम इसमें लेते हैं जनरली, हम अर्थ की पोटेंशियल को मानते हैं रेफरेंस पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। अर्थ की पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया। जिस भी बॉडी की पोटेंशियल अर्थ की पोटेंशियल से ज्यादा होगी दैट विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसकी पोटेंशियल अर्थ से नेगेटिव होगी तो दैट विल बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। कोई भी बॉडी अर्थ के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आती है तो वी से कि उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल जीरो का मतलब चार्ज जीरो नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बॉडी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दोगे, अर्थ और बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर करेगा। और जिस भी बॉडी का उन्होंने कहा कि अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी मतलब उसकी पोटेंशियल जीरो है। सो अर्थ को हम रेफरेंस मान के चलेंगे, अर्थ की पोटेंशियल जीरो, बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू बॉडी दैट मींस पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अर्थ में जा रहा है तो बॉडी की पोटेंशियल ज्यादा है, अर्थ की जीरो है, अर्थ से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। अगर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया एंड पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी, then we say that body is at lower potential as compared to earth. We always explain all the concepts explaining motion of positive charges, but in actual it's always electrons which are moving. Whenever in this chapter we write that positive charge flows from earth to body, it means electrons are moving from opposite direction. तो हम हमेशा लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ही, बाय कन्वेंशन की पॉजिटिव के मोशन से सब एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में इट्स द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आएगी दैट इज क्वाइट सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हिच यू स्टडीड इन 11th क्लास। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था,
कि अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है, मेरे को उसकी पोटेंशियल निकालनी है, तो वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है। इस केस में अगर मेरे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और मेरे को इसकी पोटेंशियल निकालनी है से एट अ डिस्टेंस r, तो we say work done to move unit positive charge from infinity to that point. से infinity से r तक लाने में जो work done करना पड़ेगा, that will be the electrical potential of this charge q at point p. So 1 coulomb के charge को लेके आना, either you can say work done to move unit positive charge or work done per unit test charge. So अगर unit positive charge को मैं move कर रहा हूं, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, दैट इज वेरिएबल, बिकॉज इस क्यू में और यूनिट चार्ज में जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा, फोर्स विल वेरी। फोर्स वेरी करेगी तो हमें वर्क डन निकालने के लिए पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। पहले इसका वर्क डन निकालेंगे एंड फिर इंटीग्रेट कर देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये तो मैथमेटिकल पार्ट है। ये पोटेंशियल हो गया। 3 टर्म्स एक साथ चलती रहेंगी पूरे चैप्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज की 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक से ज्यादा चार्ज की निकलेगी सिस्टम में। इसे वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस, मतलब मेरे पास अगर सिस्टम में 10 चार्जेस हैं तो उनको इन्फिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो 3 डेफिनेशन। पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कि 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से हम जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है वहां तक लेके आते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of charge at that point. Potential difference between 2 points is work done to move unit charge from one point to another. And potential energy is work done to move the charges, unit positive charge, any amount of charges from infinity to their respective positions. अब अगर मैं इसमें वर्क डन निकालना चाहता हूं, मैंने इसे at any instant ले लिया, distance between 1 coulomb and q coulomb is x. So work done for small displacement will be given by dW is equals to सर हमने f dot dA. F की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं लिखी। सर जैसे हमने तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने ना कि वो मैंने सर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूँ। अच्छा ओके सर, ठीक है सर। So this is q e dot dx, q1 है तो आप सिंपली e dot dx भी लिख सकते हो या f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा दैट वुड बी, और इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड x वेरीज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। सेम वही डेरिवेशन है जो आपने ग्रेविटेशन में की थी। ग्रेविटेशन में आपका रिजल्ट आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का -gm/r। इस केस में आपका आ जाएगा kq/r, माइनस नहीं आएगा। उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव थी, उसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा था, इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सिव है, इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे पास ये चार्ज q की जगह मान लो स्फीयर होता, इस पे चार्ज q, इसका रेडियस r, मेरे को इसकी पोटेंशियल निकालनी है, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है 1 कूलम को। मेरे को ये बताओ कोई फर्क पड़ेगा ये पॉइंट चार्ज है या स्फीयर के ऊपर चार्ज है, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ भी?
आंसर में कोई फर्क पड़ेगा अगर मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है एट अ डिस्टेंस r, और विल द आंसर बी सेम इन ऑल द केसेस? नहीं सर, सेम और डिफरेंट? सेम। सर क्यों? सेम। क्यों? कि आउटसाइड में हमें पॉइंट चार्ज ही मानना है फोर्स के इस लिए। एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स वही होती है जो पॉइंट चार्ज की है। बट अगर मेरे को P1 की जगह P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, सॉरी पोटेंशियल निकालनी होती, तो P1 की पोटेंशियल ज्यादा होती है P2 की। सर ये P2 सब की ज्यादा सॉल्व होगी। करके ये आंसर आना था KQ/R। P1 पे पोटेंशियल ज्यादा होगी या P2 पे ज्यादा होगी? किसी का सर, माइक P2 ऑन है, म्यूट कर लो। जिसने आंसर नहीं देना वो म्यूट रखे माइक। हाँ जी, P1 पे पोटेंशियल ज्यादा है या P2 पे ज्यादा? सर P2 पे। क्यों P2 पे ज्यादा क्यों? हर केस में P2 पे ज्यादा होगी। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है फिर भी P2 पे ज्यादा होगी। नहीं सर, फिर सेम होगी दोनों पे। और नॉन कंडक्टिंग में? सर नॉन कंडक्टिंग में उसका रेशियो निकल जाएगा, फिर उस हिसाब से निकलेगी, उसमें भी कम होगी। अच्छा मेरे को बताना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो सेंटर पे पोटेंशियल होगी कितनी, या एट एनी डिस्टेंस r इनसाइड इट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को याद आ गया ग्रेविटेशन तो? पोटेंशियल इनसाइड अर्थ क्या होती है फॉर्मूला? Gravitational potential inside Earth at a distance small r from the center radius of Earth is capital R. Gravitational potential at any internal point. किसी को याद है फॉर्मूला? कंपटीशन बैच में किया था, -gm/2r³ 3r² -r²। फिर हमने उसमें स्मॉल r की वैल्यू को 0 पुट करके सेंटर पे पोटेंशियल निकाली थी, फिर सेंटर में और सरफेस में डिफरेंस निकाला था, फिर हमने कहा था जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वहां से वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ निकाली थी किसी बॉडी की। कुछ याद है +1? अच्छा अभी किसी ने आंसर दिया, कंडक्टर के केस में P1 और P2 पे पोटेंशियल सेम होगी, शायद तानिश ने दिया था। P1 और P2 पे सेम क्यों होगी अगर कंडक्टर है तो? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर P1 और P2 पे पोटेंशियल अगर आप कहते हो सेम है तो क्यों सेम है? अगर आपका आंसर ठीक है तो। मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर P1 और P2 पे आप कहते हो पोटेंशियल सेम है तो उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये सर सिर्फ आउटर स्फीयर पे ही है चार्ज, अंदर चार्ज नहीं होगा, इसलिए वर्क डन भी नहीं होगा उसे और आगे लेके जाने में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, दैट मींस वर्क डन टू मूव फ्रॉम P1 टू P2 विल बी 0। तो जितना P1 तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही P2 तक करना पड़ेगा। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर हमें P1 से P2 का वर्क डन भी निकालना पड़ेगा कि P1 से P2 तक कितना वर्क डन होगा। सो पहले बेसिक कंसेप्ट लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं इसके डेरिवेशंस पे। सो यू कैन राइट फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये इलेक्ट्रिक चैप्टर नया है कि उसी में पोटेंशियल? यूनिट सेम है, यूनिट डिफरेंट नहीं है, चैप्टर डिफरेंट है। HC में से करोगे तो सेम ही चैप्टर है। HC में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड और उसके साथ पोटेंशियल भी है। HC में गॉस लॉ अलग चैप्टर है। अदरवाइज यूनिट की मान के चलो, मतलब ऐसा नहीं है, यूनिट अभी फर्स्ट ही चल रहा है और अभी और 10 दिन चलेगा कम से कम। सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज physical quantity. Electric potential is the physical quantity which determines the direction of flow of charge when two bodies are
in electrical contact. Positive charge always flows from. Positive charge always flows from higher potential to the lower potential. Positive charge always flows from higher potential to the lower potential till potential of both the bodies become same. ब्रैकेट में इसके लिख लो negative charge on its own, negative charge on its own always flows from lower to higher potential. Negative charge on its own always flows from negative to the lower to the higher potential. This term is analogous to temperature in thermodynamics. This term is analogous to temperature in thermodynamics, where temperature determines the direction of flow of heat. Where temperature determines the direction of flow of heat. Next paragraph में लिखो, we assume electric potential of earth. We assume electric potential of earth as the reference potential. We assume electric potential of earth as the reference potential, and potential of earth is assumed to be zero. We assume electric potential of earth as the reference potential, and its potential is assumed to be zero. Therefore, if a body is connected with earth, if a body is connected with earth and positive charge flows from body to earth, then body is at positive potential. And if positive charge flows from earth to body, then body is at negative potential. The transfer of charge takes place quickly. And we can assume that a body which is in electrical contact with earth, will always be at zero potential. Body which is in electrical contact with earth will always be at zero potential. Potential due to monopole. Monopole means single charge. Potential due to monopole.
फर्स्ट राइट डेफिनेशन. डायग्राम बनाना शुरू कर दिया तो पहले इसको बना लो, देन वी विल राइट द डेफिनेशन. ये मैं एनसीईआरटी मेथड से या जैसे नॉर्मल इंडियन बुक्स में दिया है वैसे करूंगा डेरिवेशन, और वो कंसेप्चुअली गलत है बट वैसे ही याद रखनी है, इसलिए मैं सही वाली डेरिवेशन करा के कंफ्यूज नहीं करूंगा अभी. बाद में जब जरूरत होगी तब बताऊंगा कि कहाँ गलती की मैंने. इसमें 2 गलतियां करूंगा इनफैक्ट. ऑल्दो आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कौन से मिस्टेक्स कर दी. So you can write electric potential due to monopole is electric potential due to monopole is electric potential due to monopole at a point. Electric potential due to monopole at a point is defined as work done per unit charge. Work done per unit charge to move the charge particle, to move the test charge particle from infinity to that point. So Work work done per unit charge. charge to move the test charge from infinity to that point, or electric potential of charge q at any point is work done to move unit positive charge from infinity to that point. Next paragraph में लिखो, यहाँ एक बारी mathematical लिख लो, that is B is equals to work done per unit charge. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था, either force acting on 1 coulomb charge or force per unit charge F by Q naught. So similarly, इसको भी either work done to move unit positive charge or work done per unit charge. Consider a point charge Q placed at any point A. Consider a point charge Q placed at any point A, and its potential is to be calculated at point P, and its potential is to be calculated at point P, which is at a distance r, and its potential is to be calculated at point P, which is at a distance r. From the charge particle. If unit positive charge is moved from infinity to P, a variable force acts on it. Therefore, work done for small displacement dx मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल रहा हूँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं निकाल रहा.
सब cos 180 नहीं होना चाहिए. 180 है वो माइनस आएगा. वन बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस to the टू power वन minus एक्स क्यूब. -1 by x. माइनस 1 बाई एक्स. लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी इज 0. This work done is stored as electric potential. Yeah, this work done is equal to पोटेंशियल का सिंबल होता है V. अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता माइनस Q तो पोटेंशियल क्या आती? Minus. सर माइनस माइनस बस KQ माइनस साइन फर्क आता है. तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या सिग्निफाई कर रही है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या सिग्निफाई कर रही है? पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव. पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज और उस चार्ज में रिपल्सिव फोर्स है. नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है. ग्रेविटेशन में भी इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल आई थी. कुछ गलती समझ आई मैंने इसमें कहाँ की? अच्छा मेरे को ये बताओ, जो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली थी dx, उसका वर्क डन पॉजिटिव था नेगेटिव था? Negative. नेगेटिव. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dw मींस Adding all such small work. तो सारे स्मॉल स्मॉल नेगेटिव वर्क्स को ऐड कर दिया और आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? Positive. पॉजिटिव. मेरे को इसका Positive. रीजन बताना क्यों. नॉन मेडिकल वाले ज्यादा दिमाग लगाना, मेडिकल वाले बेशक मत लगाना, और किसी मैथ्स के टीचर की हेल्प नहीं लेनी कि मैंने नेगेटिव वर्क्स को ऐड किया तो पॉजिटिव. ऐसे ले लो, चलो मैथ्स वालों की भी हेल्प ले लो, मैथ्स वाले भी आंसर तो यही निकाल लेंगे. मैंने स्मॉल नेगेटिव वर्क्स ऐड किए तो वो पॉजिटिव कैसे आ गया? यूनिट्स क्या होंगे इसके? W by Q नॉट. तो यूनिट्स Joule per coulomb. जूल पर कूलम. जूल्स पर कूलम. कॉमन नेम वोल्ट. वोल्ट. CGS में जूल्स की जगह अर्ग्स और स्टैट कूलम. स्टैट So you can write units of electric potential. Units of electric potential. सर In हमने SI dx क्या? dx की डायरेक्शन गलत ली है हमने, की वजह से नहीं, हम इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं तो dx की डायरेक्शन गलत कैसे हो सकती है? लेकिन फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, तो खुद तो? कैसे आएगा? तो मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाला ना यार. अब मैं कोई 11th की फिजिक्स ना पढ़ाने के लिए बोलो. मेरे पास एक से बुक है, इसके ऊपर एक पेन पड़ा है, मैंने इसको यहाँ से स्लाइड करके इधर कर दिया. वर्क डन कितना? 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो. फोर्स इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है. इधर पड़ा था फिर ये इधर पड़ा है, काइनेटिक एनर्जी बदली? नो सर. नो सर. पोटेंशियल एनर्जी. नो सर. तो फिर वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही तो वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो.
फिर आप नॉन जीरो कैसे कह रहे हो? सर अप्लाइड फोर्स का पॉजिटिव फ्रिक्शन का नेगेटिव इसलिए हाँ तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूँ ना, मैंने अप्लाइड फोर्स तो मार्क ही नहीं की हुई कहीं पे, मैंने तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन निकाला है। ओके अब सर ठीक है। थोड़ा सोचना, मतलब मैंने कहाँ पे गलती की, थोड़ा समझ में आएगा। मैं अभी सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज मैंने ऑफलाइन बैच में समझाया था, वो सबके मतलब होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। हमें तो समझ आ गया था, पर क्वेश्चन पूछने के बाद जितना समझ आया था वो भी भूल गए। मैं वो आपके बैच के साथ अभी नहीं चाहता कि जितना समझ आया वो भी भूल जाओ, बिकॉज बहुत डीप कंसेप्ट है 11th क्लास का कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस डेल्टा यू। तो वहां से घूम फिर के मतलब बेसिकली हमने ऐसी दो मिस्टेक्स की कि वो आपस में कैंसिल आउट करके रिजल्ट ठीक आ गया हमारा। एनीवेज उसमें नहीं जाते अभी, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है और कंफ्यूजन होगी, इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं उस कंसेप्ट पे आ जाऊंगा। इन ऐसे इट्स इट्स कॉल्ड स्टैट वोल्ट। कन्वर्जन की बात करेंगे तो 1 वोल्ट इज 1 जूल इज एंड 1 कूलम इज तो इसमें भी आप देखो तो सीजीएस यूनिट बड़ा है, 1 स्टैट वोल्ट इज 300 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, सो इट हैज नो डायरेक्शन। सो इसके बाद लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज नो डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज नो डायरेक्शन, बिकॉज वर्क डन निकाला है तो वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर एक से ज्यादा चार्ज होता तो अब बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है दैट मेक्स द थिंग इजियर। मतलब अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्ज है, मान लो मेरे पास सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, say q1 at a distance r1 from a region, q2 at a distance r2 from a region, qn at a distance rn from a region। मैं अगर पूछूं q1 के कारण पोटेंशियल रीजन पे, सिर्फ q1 की पोटेंशियल रीजन पे, डिस्टेंस इज r1, तो पोटेंशियल ड्यू टू q1 इज KQ1 by R1। KQ1/R1। kq1 by r1, इसकी kq2 by r2, इसकी kqn by rn। सिंपल ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पुट कर लेना, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पुट कर देना, स्केलर एडिशन। सो नोट में लिख लो इसको, write a note below this, as electric potential is a scalar quantity, as electric potential is a scalar quantity, therefore if there are number of charges in the system, if there are number of charges in the system, then total potential at any point is the scalar sum of total potential at any point is the scalar sum of potential due to total potential at any point is scalar sum of potential due to individual charges. For example, as shown in figure, if charges q1, q2 up to qn
if charges q1 q2 up to qn are at a distance r1 r2 up to rn from a region, are at a distance r1 r2 up to rn from a region, then potential at a region is sum of potential due to all charges. This makes things easier because direction involved नहीं है. आपको याद है हमने एक डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. तो इक्वेटोरियल लाइन में Yes, कैसे sir. फॉर्मूला ड्राइव किया था? हमने पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेगेटिव का निकाला, फिर कंपोनेंट्स बनाए, साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, कॉस कंपोनेंट एड अप हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. बट अगर मैं पोटेंशियल के केस में देखूं तो मेरे पास ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू और ये कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से इक्विडिस्टेंट है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पे पोटेंशियल सेम होगी या डिफरेंट होगी मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड सेम होगा. और एक इसकी Same. पोटेंशियल पॉजिटिव, इसकी उतनी पोटेंशियल बट नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन कितनी होगी? 0. 0. 0. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ डाइपोल तक लाना है, वर्क डन कितना होगा? 0. 0. 0. 0. उसको आप फोर्स के कंसेप्ट से भी देख सकते हो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? Opposite to dipole. ऑपोजिट टू डाइपोल. और यही फील्ड की भी होगी. तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90. एंड वर्क डन विल बी 0. 0. 0. अच्छा, अगर मैं इस पाथ से लेके आता तो भी 0 ही आता. मैं अलोंग इक्वेटोरियल लाइन लाने की जगह अगर ऐसे लेके आता हूँ, उसके अंदर थीटा का कंपोनेंट बन जाएगा उसमें. जब हमने कूलम्स लॉ लिखा था तो एक प्रॉपर्टी लिखी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. मतलब Work done does not depend वर्क on. डन डज नॉट डिपेंड ऑन. वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड. कहीं से भी लाओगे अल्टीमेटली वर्क डन 0 ही आएगा. इस केस में वैसे अगर कैसे पॉसिबल कैसे होगा वैसे? अरे मतलब अगर आप चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो, पोटेंशियल निकाल रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपने जब कंपोनेंट बनाने हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव वर्क आएगा किसी रीजन में, नेगेटिव वर्क आएगा, एड अप करके 0 आ जाएगा. इसका मतलब ही यही होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का कि टोटल वर्क डन 0. टोटल वर्क डन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव वर्क हुआ होगा अगर मतलब आप कंपोनेंट्स बनाते हो, कहीं पे नेगेटिव वर्क हुआ होगा बिकॉज कॉस थीटा क्वाड्रेंट पे बेस्ड होता है. कौन से क्वाड्रेंट में आप वर्क डन निकाल रहे हो, तो पाथ पे डिपेंडेंट वर्क डन नहीं होता. आप चार्ज पार्टिकल को किसी भी पाथ से, मतलब मैंने तो इधर जो पिछला आर्टिकल किया, मैं इसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेके आया. बट आपको जब मैथ्स थोड़ा सा आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे, यू कैन प्रूव कि इसको मैं किसी भी पाथ से लेके आता इन्फिनिटी से पी तक, मैं अगर ऐसे ना लेके आता, ऐसे भी लेके आता, तो भी वर्क डन सेम ही आना था. इट विल नॉट कम आउट टू बी डिफरेंट. सिर्फ इस केस में वेरिएबल क्या हो जाएगा? थीटा और डिस्टेंस, दो वेरिएबल आ जाएंगे. तो इसलिए हम आसान वाला मेथड चूज करते हैं रादर देन गोइंग थ्रू कॉम्प्लेक्स मेथड जहां पे दो दो वेरिएबल हैं. इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल है x, बट अगर आप ऐसे लेके आते हो तो दो वेरिएबल आएंगे, x भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करता जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंगली. बट आप लॉजिकली अगर सोचोगे तो वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं
मेरे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का एक सिस्टम है। ठीक है। इसका रेडियस a, इस पे चार्ज प्लस q, इस सिंबल का मतलब अर्थिंग। मेरे को सेकंड स्फीयर पे चार्ज बताओ कितना होगा। 0 सर 0 क्यों? होगा। क्यों? कर दी। सर अर्थ एंड मैंने अभी तक कहीं पे लिखाया कि पोटेंशियल 0 है तो चार्ज 0 होगा? मैंने कहाँ लिखाया? क्या किसी की पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी 0 है? वो तो आपने आइसोलेटेड एक चार्ज की पोटेंशियल निकाली है। ये आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ी है, 3 स्फीयर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड सरफेस पे, यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल ये पता है, पोटेंशियल 0 है क्योंकि अर्थ कर दिया। चार्ज कितना है? अच्छा, एक पहले ये बताओ, ये मेरे पास एक स्फीयर, इस पे चार्ज q, P1 पे पोटेंशियल कितनी? KQ by capital R square. r स्क्वायर, r स्क्वायर नहीं सर, पोटेंशियल के लिए KQ by R. एक आर P2 पे कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्ट कंडक्टिंग है, इक्वल टू P1. मतलब यही KQ by R। थर्ड पॉइंट पे KQ by स्मॉल r या कैपिटल R? KQ by small r. ये सर की बस स्मॉल आर। पहले सिर्फ ये देखो, ये समझ में आया कि सरफेस पे और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल KQ by R, KQ by कैपिटल R, और एक्सटर्नल पॉइंट पे आपने इस सारे को पॉइंट चार्ज मान लिया तो KQ by स्मॉल r। ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं? Yes. सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। सरफेस पे पोटेंशियल ये क्लियर है, KQ by कैपिटल R, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अगर ये कंडक्टिंग है, यस तो सर, P1 और P2 पे पोटेंशियल सेम ही होगी, यस सर, P2 पे भी यही, और एक्सटर्नल पॉइंट है तो KQ by स्मॉल r। ठीक है सर, समझ आया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटे स्फीयर पे पोटेंशियल बताओ, से VA, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितनी? के क्यू बाय By के क्यू बाय किस किस को समझ में आ गया? ये किसको समझ में आ गया है ये बता दो, किसको समझ में नहीं आया? किसके सरफेस पे पोटेंशियल KQ by A? क्लियर है सबको? यस सर KQ by A, बाकी तीसरे वाले का फर्क नहीं पड़ेगा जो तीसरा स्फीयर है? हाँ, बिकॉज जो कह रहे हैं समझ में आ गया मतलब उन्हें नहीं आया, ये तो अभी सिर्फ उसके अपने चार्ज के कारण निकाल लिया है। अभी तो मैंने ये पोटेंशियल निकाल ली है कि फर्स्ट स्फीयर पे जो फर्स्ट पे चार्ज है उसके कारण, फर्स्ट के सरफेस पे सेकंड के चार्ज के कारण कितनी होगी। मान लेता हूं मैं सेकंड पे चार्ज Q डैश है, तो फर्स्ट के सरफेस पे सेकंड के चार्ज के कारण जो फर्स्ट का सरफेस है वो सेकंड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है। यस सर। इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी? जो सेकंड के सरफेस पे पोटेंशियल कितनी है? KQ dash. डैश ओवर आर, के क्यू डैश ओवर बी। तो यही A के सरफेस पे भी होगी।
सेकंड के चार्ज के कारण। सिमिलरली ए के सरफेस पे थर्ड के चार्ज के कारण, तो ये थर्ड के लिए भी इंटरनल पॉइंट है। थर्ड के सरफेस पे पोटेंशियल कितनी थी अपने चार्ज के कारण? माइनस के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई सी। तो ये होगी फर्स्ट के सरफेस की पोटेंशियल। अब सिमिलरली सेकंड के सरफेस पे बताओ। अब जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया दूसरे में वो ना बोलने, बाकी कोई और बोलो। सेकंड के सरफेस पे पोटेंशियल फर्स्ट के चार्ज के कारण, सेकंड के सरफेस पे पोटेंशियल फर्स्ट पे चार्ज के कारण। सेकंड का सरफेस फर्स्ट के लिए इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। सेकंड का सरफेस फर्स्ट के लिए एक्सटर्नल, तो सेकंड के सरफेस पे फर्स्ट के चार्ज के कारण। समझ में आया ये? सेकंड के सरफेस पे फर्स्ट के चार्ज के कारण, मतलब फर्स्ट पे चार्ज है Q और पोटेंशियल निकालनी है सेकंड के सरफेस पे, तो के क्यू बाई बी। यस सर, सेकंड के सरफेस पे सेकंड के चार्ज के कारण, के क्यू डैश बाई बी सेकंड के सरफेस पे थर्ड के चार्ज के कारण, माइनस के क्यू माइनस डैश के क्यू बाई सी। बिकॉज इसको अर्थ किया है। तो यहां से Q डैश 0 तो नहीं आया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो Q डैश 0 नहीं आएगा। मेरा अभी जो पॉइंट है एम्फेसाइज करने वाला, ये गलती होती है। Zero potential does not means zero charge. Zero potential means zero charge only if you have an isolated system. अर्थिंग का मतलब चार्ज जीरो नहीं होता, अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो होती है। और पोटेंशियल कभी भी निकालोगे तो जिस बॉडी के सरफेस पे निकाल रहे हो उसके अपने चार्ज के कारण तो होगी, पर जो सराउंडिंग में दूसरी बॉडीज हैं उनके चार्जेस के कारण भी पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। तो आप इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते कि जिसके सरफेस पे निकाल रहे हो सिर्फ उसी का चार्ज लेना है। मेरे को अगर सेकंड के सरफेस पे निकालनी है तो मेरे को फर्स्ट और थर्ड का चार्ज भी लेना पड़ेगा। अब अगर मैं थर्ड के सरफेस पे पूछता तो क्या आती? के क्यू ओवर सी प्लस के के क्यू क्यू डैश ओवर सी प्लस क्यू ओवर सी। के क्यू बाई सी प्लस के क्यू डैश प्लस ओवर सी बचे। अब वो इसमें इतनी वेरिएशंस हो सकती है ना इस टॉपिक में। मान लो मैंने अर्थ कनेक्शन हटा दिया और फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, सर इसमें फर्स्ट और थर्ड का सेम पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल हो जाएगा सर फर्स्ट और थर्ड का। सेकंड को तो मैंने चार्ज दिया नहीं था, तो सेकंड तो अनचार्ज है। फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट की पोटेंशियल जब हम लिखेंगे तो ये वाली टर्म हट जाएगी, बिकॉज सेकंड पे तो चार्ज ही नहीं है अगर मैंने उसको अर्थ नहीं किया तो, क्योंकि वो अनचार्ज बॉडी थी। अर्थ करने के बाद चार्ज आ रहा था, वो कहां से आ रहा था? यहाँ तो बॉडी का कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में गए होंगे या अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में आए होंगे कनेक्ट करने पे। सर ये नहीं समझ आ रहा, वो पहले उसमें चार्ज है अब नहीं आ रहा। ये वो मुझे भी नहीं आ रहा। पहले सर, मैंने वो उसको मुझे- अर्थ किया था, अगर मैंने उसे अर्थ किया, उस पर कोई चार्ज नहीं था, पर मैंने उसे अर्थ किया तो उस पर चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक उसकी पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाती। आप ऐसे देखो, अभी ये सिस्टम है मेरे पास, है ना, मेरे पास ये सिस्टम है, और आपको एक बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इसको हटा देते हैं, हाँ ये सारा हटा दो, कुछ अर्थिंग नहीं की हुई, बस ये दिया है, ये कनेक्शन भी हटा दिया मैंने। बस ये सिस्टम है, इनर पे चार्ज क्यू, आउटर पे माइनस क्यू। मैं आपसे पूछूं सेकंड के सरफेस पे पोटेंशियल बताओ कितनी? फर्स्ट के चार्ज के कारण, के क्यू बाई के बी। क्यू बाई बी के क्यू बाई बी अपना चार्ज कोई है नहीं। थर्ड पे चार्ज के कारण, माइनस के क्यू बाई बी। ये नेट पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
कौन सी टर्म बड़ी है, ये टर्म बड़ी है या ये टर्म बड़ी है? सर फर्स्ट वाली बड़ी होगी। फर्स्ट वाली टर्म बड़ी है। मैथ से सिंपल, बी छोटा है तो फर्स्ट वाली टर्म बड़ी है। तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ की पोटेंशियल क्या थी? Zero. जीरो। तो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, बॉडी से अर्थ में, अर्थ से बॉडी में? अर्थ से बॉडी में। Earth. अब पॉजिटिव पोटेंशियल से अर्थ में जाएगा कि अर्थ से पॉजिटिव पोटेंशियल में आएगा? पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हायर से लोअर, लोअर से हायर? हायर से Higher से तो lower. हायर किसकी है? बॉडी। बॉडी तो बॉडी की पोटेंशियल ज्यादा है, बॉडी से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, नेगेटिव। अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आए, इलेक्ट्रॉन अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आए तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेगेटिव। समझ Negative. तो नेगेटिव चार्ज है, अर्थ करने से नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो वो कुछ भी छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं। तो सेकंड स्फीयर का मास बढ़ा या कम हुआ? बड़ा। बड़ा. क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में है तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो उसका मास बढ़ गया, उसका चार्ज नेगेटिव हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अर्थ करने का मतलब जीरो चार्ज नहीं होता है, वो सिर्फ आइसोलेटेड, मतलब एक ही बॉडी है तो हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। समझ में आया इतना कंसेप्ट? Yes, sir. Yes. इसको नोट में लिख भी लो, इसके नीचे नोट लिख लो एक। If there is a system of charge, if there is a system of bodies, if there is a system of bodies and connecting one of the bodies with Earth, and connecting one of the bodies with Earth, and connecting one of the bodies with Earth will reduce its potential to be zero. Zero potential never implies zero potential never implies that charge on the body is zero. Zero potential never implies that charge on the body is zero. Second point लिख लो. If a charged conducting sphere is there, if charged conducting sphere is there, then potential on the surface and potential at all the internal points will always be same. Potential on the surface and potential at all internal points will always be same. Bracket में reason लिख सकते हो, because electric field inside conductor is always zero. Because electric field inside conductor will always be zero. देखो डाइपोल वाला पॉइंट पे लिख लो, वैसे उसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे. कैन राइट अनदर पॉइंट. All the points on equatorial line
are equidistant. All the points on equatorial line are equidistant from both positive and negative charge. All the points on equatorial line are equidistant from both positive and negative charge. Are equidistant from both positive and negative charge. Therefore, potential due to positive and negative charge will have same magnitude. Potential due to positive and negative charge will have same magnitude. In net potential on the equatorial line will always be zero. This also implies that no work is done. This also implies that no work is done in moving the charges. No work is done in moving the charges from infinity to the center of dipole. From infinity to the center of dipole. So, आज वाला पढ़ के देखो. अब मैं 2-3 दिन थोड़ा सा स्लो करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं करेंगे. तो मे बी शायद मेरे को संडे या मंडे या सैटरडे किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े मॉर्निंग में, बिकॉज सिलेबस भी करना है पर बहुत जल्दी नहीं करना. तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम क्लास लगेगी. मॉर्निंग में किसी की ट्यूशन तो नहीं होती सैटरडे मॉर्निंग? तो स्कूल होता है कितने बजे? फिर 9 8:30 उससे पहले लगा लूंगा, मैं सुबह 6 बजे लगा लूंगा. 6-6:30 लगा लेंगे. कितने बजे तक होता है? 12:35 के अराउंड तक. 12:35, 8:30, 12:35. उससे पहले स्कूल से पहले लगा लेंगे, बाद में तो फिर लेट हो जाएगा. थोड़ा सा गैप भी चाहिए ताकि जो मैं सुबह पढ़ाऊँ वो शाम तक पढ़ के आओ. क्योंकि सैटरडे या फिर संडे को भी लगा सकते हैं वैसे. यस सर. पर मॉर्निंग Sunday क्लास को भी सर इस संडे टेस्ट है. संडे को इस बार ये टेस्ट जो मैं लूंगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली 13 या 14 को लूंगा, बिकॉज शायद मैं 13-14 को जलंधर में नहीं हूँ. तो टेस्ट तो कंडक्ट हो सकता है, क्लास नहीं हो सकती. तो टेस्ट 13 या 14 को एक दिन रख लेंगे, बिकॉज शायद मैं फिर 13 या क्लास 14 को संडे रख जलंधर लो. में हूँ. क्लास संडे को 2 टाइम रख लेंगे, या संडे को सुबह एक ही बारी पढ़ सकते हो तो एक ही बारी 2 घंटे पढ़ा दूंगा. सर सुबह एक साथ ही पढ़ा देंगे. पढ़ा देना. मैं एक साथ पढ़ा दूंगा, बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बोर नहीं होने वाले. बिकॉज ऐसा नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट अ बोरिंग टॉपिक. कंसेप्ट है थोड़े से, वो समझ लोगे तो अच्छा लगेगा ये टॉपिक आपको. तो आज और कल, आज वाली क्लास समझ लो, कल मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी. जो बोर्ड पे क्वेश्चन किया है कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के किस तरह के, बिकॉज ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. स्कूल बोर्ड सब जगह कॉम्पिटेटिव कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के क्वेश्चन. तो कल इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके फिर अगले पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट पे जाएंगे. और वो कल मेरे को लविश जो रिलेशन दिखा रहा था E=-dV/dr, सो फिर उसके कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो E 0 होना चाहिए.
मतलब E is माइनस dV by dr, तो V कांस्टेंट होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 ही आएगी। तो फिर उस कंसेप्ट पे आगे चलना शुरू होंगे। तो कल करते हैं इसके आगे, आज वाला लेक्चर देख लेना एक बार, दोबारा से जरूरत पड़े तो कल इसके आगे करते हैं। सर एक बार कल वाला क्वेश्चन बता दो। कल वाले क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कैविटी के अंदर तो फील्ड फिर भी 0 ही रहना है, और कैविटी के अंदर फील्ड 0 कब रहेगा? अगर जितना अंदर चार्ज है उतना ही उसके इनर शेल पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। उसमें कुछ था ही नहीं, कंसेप्ट था वो तो सिर्फ एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विल ऑलवेज बी 0। मतलब कैविटी के जस्ट बाहर कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है ना। मैंने किया क्या था, मैं कोई भी आप रैंडम, मतलब वो तो मैंने ऐसा स्फीयर बना दिए थे, आप कोई भी रैंडम डायग्राम बना लो। मान लो ये कंडक्टर है, ये कैविटी है, यहाँ पे चार्ज Q है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये सारी कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसमें कहीं पे भी मैं निकालूंगा। यहाँ पे मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, डिफरेंट कलर का लेता हूँ। और मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और मैंने ये गॉसियन सरफेस मानना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो तभी होगा अगर इसके अंदर चार्ज 0 होगा। और इसके अंदर चार्ज 0 कब होगा? ये Q है तो ये माइनस Q है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ जाना। इसलिए मैंने कहा था आंसर सेम ही रहेगा, बिकॉज कैविटी कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है, तो गॉसियन सरफेस बनाया तो चार्ज 0 होना चाहिए। ये प्लस Q तो ये माइनस Q, ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ओके सर।